विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या घनत्व और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम माइग्रेशन अर्थात प्रवास या स्थानांतरण को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। प्रवास क्या होता है, प्रवास क्यों होता है और प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम प्रवास या माइग्रेशन के अर्थ को समझेंगे। जनसंख्या का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है, अर्थात किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इस प्रक्रिया में लोगों का कुछ दूरी को तय करना और उनके आवास स्थान में परिवर्तन होना आवश्यक है। जन्म दर, मृत्यु दर के बाद प्रवास जनसंख्या की वृद्धि या कमी को प्रभावित करने वाला तीसरा बड़ा कारक है। अर्थात हम कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, तो वो जन्म और मृत्यु दर में अंतर की वजह से हो रही है। या किसी स्थान पर जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर अधिक है तो कमी हो रही है। तो जन्म और मृत्यु दर के अलावा जो तीसरा बड़ा कारक है वो प्रवास है, जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि या कमी को प्रभावित करता है। प्रवास से अर्थ मानव समुदाय के एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरी भौगोलिक क्षेत्र या इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण स्थानांतरण से है। अर्थात मानव अपना स्थान छोड़कर कई कारणों से जाता है, जिसमें कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ आर्थिक, सामाजिक भी होते हैं। रेडजेल नामक विद्वान ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। प्रवास से तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारकों के कारण होने वाला स्थानांतरण है और इसमें मानव अधिवास में स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। स्थायी रूप से मानव अपना स्थान बदल लेता है। मानव अपने उद्भव काल से शुरुआत से वर्तमान तक मूलभूत आवश्यकता से लेकर उच्च आवश्यकताओं के लिए आकर्षक और प्रतिकर्षक कारणों से अल्पकालिक, दीर्घकालिक या स्थायी स्थानांतरणशीलता रखता है, जिसे प्रवास कहते हैं। प्रवास के अंतर्गत दो प्रकार के स्थानांतरणशीलता की व्याख्या की जाती है, उत्प्रवास और अप्रवास। इसको मैं आगे बताऊंगा क्या अर्थ होता है। प्रवास से तात्पर्य या आशय एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने से है। मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न संकलन, शिकार करना, पानी की तलाश में आदि मानव घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। भोजन, आराम और सुरक्षा की दृष्टि से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास निरंतर चलता रहा है, लेकिन यह प्रवास साधनों के अभाव में सीमित था। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप परिवहन के साधनों के विकास ने मानव की गतिशीलता को आसान कर दिया। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। प्रवास के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। किसी भी समाज की जनसंख्या 3 आधारों पर परिवर्तित होती है, जो मैंने पहले भी बताया था। जन्म, मृत्यु और तीसरा कारक है प्रवास। जन्म और मृत्यु जैविक कारक है, लेकिन प्रवास एक ऐसा कारक है जो सामाजिक, सांस्कृतिक आधारों और आर्थिक आधारों पर प्रभावित होता है। अब हमने बात की थी उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास इमिग्रेशन किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देने को कहते हैं जिसका वह मूल निवासी होता है। अर्थात अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाना उत्प्रवास कहलाता है। वर्तमान में उत्प्रवासी अपने देश को छोड़ देता है और किसी अन्य देश में जाकर बस जाता है। इसके विपरीत अप्रवास, जिसे हम इंग्लिश में इमिग्रेशन कहते हैं,
IMMI, जिसमें व्यक्ति कहीं और से आकर किसी स्थान पर बस जाता है। तो ये मामूली अंतर उत्प्रवास और अप्रवास में, दोनों ही स्थितियों में स्थान बदल रहा है। लेकिन उत्प्रवास में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने मूल स्थान या मूल निवास जहाँ का है वहाँ से छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बस जाता है। और अप्रवास में क्या होता है, व्यक्ति किसी और स्थान से आकर बस जाता है। तो ये दोनों में मामूली अंतर है। किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देना जिसका वह मूल निवासी होता है, उत्प्रवास है। उत्प्रवासी अपने देश को छोड़ देता है और किसी अन्य देश में जाकर बस जाता है। जबकि अप्रवास, जिसमें व्यक्ति कहीं और से आकर किसी स्थान पर बस जाता है। जैसे कोई नाइजीरिया छोड़कर ब्रिटेन चला जाए और वहाँ का नागरिक बन जाए, तो वह नाइजीरिया का उत्प्रवासी और ब्रिटेन का अप्रवासी कहलाएगा। तो ये अंतर इससे आपको पता चल जाएगा, उत्प्रवास और अप्रवास। ठीक है, अप्रवास का भी मैं बता देता हूँ। किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर बस जाने को कहते हैं। आधुनिक काल में यह आमतौर पर किसी एक देश के निवासी के किसी ऐसे दूसरे देश में आकर वहाँ का निवासी बन जाने को कहते हैं जहाँ की वह नागरिकता नहीं रखता हो। अक्सर अप्रवासी का ध्येय या उद्देश्य यह होता है कि वह नए देश पहुंचकर वहां रहे, व्यवसाय करे और वहीं का नागरिक बन जाए। जबकि उत्प्रवास इसके विपरीत होता है, जिसमें व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़ देता है। अब उत्प्रवास और अप्रवास या प्रवास, जिसमें स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो स्थान परिवर्तन कई कारणों से होता है। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो मजबूरीवश पलायन करने को मजबूर करते हैं, और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से लोग उत्साह से उस स्थान पर जाना पसंद करते हैं। इन कारकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। इन दोनों का क्या अर्थ है ये मैं आपको समझा देता हूँ। प्रतिकर्ष कारक, जब लोग जीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी की वजह से नगरों की ओर प्रवास करते हैं, तो इसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। तो कौन कौन से कारक हो गए, एक तो आजीविका का साधन नहीं होना, गरीबी होना, बेरोजगारी होना। तो ये कारक मजबूर कर रहे हैं उसे अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाने को, इसलिए इन्हें हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक के कारण लोग अपने उद्गम स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। अब दूसरी बात है अपकर्ष कारक। नगरीय सुविधाएं, आर्थिक परिस्थितियां आदि की वजह से जब लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं, तो इसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। और अपकर्ष कारक के कारण लोग गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं। और मैं इसको सरल रूप में समझा देता हूँ। प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को निवास स्थान या उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, और अपकर्ष कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, कोई एक गांव में रह रहा है और उसके पास कृषि हेतु पर्याप्त भूमि नहीं है, तो वो किसी और स्थान पर जाकर के रोजगार की प्राप्ति करता है। दूसरी बात, कोई बंदा किसी नगर में जाता है, वहाँ रोजगार की सुविधाएं हैं, तो वो अपना स्थान छोड़कर वहाँ पर चला जाता है, तो वो रोजगार उसको आकर्षित कर रहा है। गांव की कृषि भूमि का अभाव उसे मजबूर कर रहा है कि वो बाहर जाकर के काम करें। नगरों में उद्योग, परिवहन, व्यापार और अन्य व्यवसाय में आजीविका के बड़े साधन होते हैं और वहाँ पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसीलिए नगर प्रवासी जनसंख्या को चुंबक की भांति आकर्षित करते हैं। तो नगर में जो सुविधाएं हैं, जो कारक उसे आकर्षित करते हैं, उसे हम अपकर्ष कारक कहते हैं। लोग प्रतिकर्ष कारकों से भी प्रवास करते हैं, जिसमें आजीविका और आधुनिक सुविधाओं की कमी, गरीबी, भूखमरी आदि प्रमुख हैं। जब गांव के लोगों को जीविका के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वे किसी नगर की ओर प्रवास करते हैं।
इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव के कारण भी लोग गांव को छोड़कर शहरों की ओर चले जाते हैं। गांव में सीमित संसाधनों के कारण सभी लोगों को रोजगार या आजीविका नहीं मिल पाती है। जो लोग गांवों में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें अधिशेष जनसंख्या कहते हैं। इन कारणों से लोग लाखों की संख्या में कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और अन्य नगरों और महानगरों में प्रवास करते रहते हैं। प्रवास के अपकर्षण और प्रतिकर्षण कारकों के प्रभावाधीन बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं और इस वजह से नगरों में बड़ी संख्या में मलिन बस्तियां अर्थात झुग्गी झोपड़ियां बन जाती हैं। तो ये था प्रवास और इसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। इस प्रवास की वजह से क्या परिणाम होते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इससे अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। प्रवास का सबसे बड़ा प्रभाव जनसंख्या के आकार और जीवन के तरीकों पर पड़ता है। एडवर्ड रास का विचार है कि प्रवास के कारण अनुपयुक्त और अवांछित तत्वों का विनाश हो जाता है। इनके अनुसार आवास और प्रवास किसी राष्ट्र को मानसिक गतिशीलता प्रदान करते हैं। जो जाति अपने मूल स्थान से जितनी दूर जाती है उतनी ही उन्नति करती है। प्रवास के वास्तविक प्रभावों का अध्ययन करना अत्यंत कठिन है। इसके प्रभाव को जानने के लिए 3 दृष्टिकोण हैं। पहला, प्रवास के कारण उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है जहां से व्यक्ति प्रवासित हुए हैं, जैसे जनसंख्या के दबाव में कमी और आर्थिक अवसरों की सुलभता। नंबर 2, प्रवास का उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा जहां व्यक्ति प्रवासित होकर बसे हैं। स्वभावतः वहाँ अनेक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होंगे। और तीसरा, जो व्यक्ति प्रवासित हुए हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, वे क्या छोड़कर आए, उन्होंने क्या प्राप्त किया, उनकी आशाएं आकांक्षाएं क्या हैं। इस प्रकार प्रवास के प्रभाव को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रवास के अच्छे प्रभाव, इसमें 4 प्रमुख प्रभाव हम दर्शा सकते हैं। आर्थिक अवसरों की समानता, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, गांवों पर घटता जनसंख्या का दबाव और सामाजिक एकता में वृद्धि। दूसरा, प्रवास के जो बुरे प्रभाव हैं उनमें सांस्कृतिक संघर्ष, सामाजिक विघटन, निम्न स्वास्थ्य स्तर और कार्यक्षमता में गिरावट और आवास हेतु समस्या। तो ये था हमारा प्रवास का सामान्य अर्थ और इसको प्रभावित करने का वाले प्रमुख कारक और इसके परिणाम। आगे विस्तार से हम इस टॉपिक पर और चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।